अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना। इसे चीनी भाषा में फोचिंग छोंगयुआन कहा जाता है। इसमें फोचिंग का अर्थ है टूटा हुआ शीशा या दर्पण, जबकि छोंग का अर्थ है एक बार फिर या दोबारा से, और युआन का अर्थ है गोल। कुल मिलाकर कहा जाए तो फोचिंग छोंगयुआन का अर्थ टूटा हुआ शीशा या दर्पण एक बार फिर गोल बना से है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी विस्तार में। दर्पण चीनी पारंपरिक साहित्य में व्यापक तौर पर प्रयोग किए जाने वाली चीज है। लेखक आमतौर पर पूर्णिमा को दर्पण का रूप मानते हैं। इसके साथ ही दर्पण का प्रयोग कर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो कोई खामी नहीं है। कभी कभार कहा जाता है कि किसी का मन दर्पण जैसा है, तो इसका मतलब यह है कि वह मन से बहुत साफ है और अंतर्दृष्टि से भरा है। चीनी कहावत टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना यानी चीनी भाषा में फोचिंग छोंगयुआन बहुत लोकप्रिय है। इससे जुड़ी कहानी प्राचीन काल से आज तक प्रचलित है। कहानी में सच्चे प्रेम से बंधे दंपत्ति के जुदा होने के बाद फिर से मिलने का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कहानी 6वीं शताब्दी की है। उस जमाने में चीन के उत्तरी भाग में शक्तिशाली सो राज्य का शासन था, जबकि दक्षिण चीन में कुछ छोटे छोटे राज्य अलग अलग शासन कर रहे थे। इन छोटे राज्यों में छन राज्य की राजधानी चियनखांग यानी आज पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग में थी। उत्तर चीन का सशक्त स्वे राज्य हर वक्त दक्षिण के इन छोटे राज्यों को हड़प कर देश का एकीकरण करने की ताक में था। शीतोयान छन राज्य के सम्राट छन शुपाओ का एक वरिष्ठ सेवक था। उसकी पत्नी सम्राट छन शुपाओ की छोटी बहन राजकुमारी ले छांग थी। दोनों पति पत्नी में गहरा प्रेम था। छन राज्य का शासन बहुत भ्रष्ट और पतित था। शीतोयान को मालूम था कि इस राज्य का एक ना एक दिन जरूर विनाश होगा, इसलिए वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन शीतोयान ने बड़े चिंतित लहजे में अपनी पत्नी से कहा, हमारे राज्य में जल्द ही भारी गड़बड़ी होगी। उस समय मैं सम्राट की रक्षा करने के काम से अलग नहीं हो सकूंगा। हम दोनों को मजबूरन अलग होना पड़ेगा, लेकिन जब हम जिंदा रहेंगे तो पुनः मिलने का मौका अवश्य आएगा। हमें एक ऐसी चीज अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए जो पुनः मिलने के समय साक्षी होगी। राजकुमारी ले छांग अपने पति के सुझाव पर सहमत हो गई। तो शीतोयान ने तांबे से बना एक गोलाकार दर्पण निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने एक टुकड़ा अपने पास रखा और दूसरा टुकड़ा पत्नी को दे दिया। फिर शीतोयान ने अपनी पत्नी ले छांग से कहा, यदि हम दोनों जुदा हो गए तो हर साल पहले माह की 15वीं तारीख को अपना अपना आधा टुकड़ा वाला दर्पण बाजार में बेचने के नाम पर आए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं वहाँ जरूर देखने आऊंगा। यह टूटा हुआ दर्पण हमारे पुनः मिलन का साक्षी होगा। इसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता। उत्तर चीन को एकीकृत कर स्वे राज्य के सम्राट स्वेवंती यानी यांगचेन ने सेना भेजकर छन राज्य की राजधानी चियनखांग पर हमला बोल दिया। कमजोर छन राज्य जल्दी ही नष्ट कर दिया गया और उसका सम्राट भी मारा गया। इस हालत में शीतोयान फरार हो गया। छन राज्य पर विजय पाने में योगदान करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए स्वेवंती ने युद्ध के दौरान पकड़ी गई छन राज्य की राजकुमारी ले छांग को उपपत्नी के रूप में अपने मंत्री यांगसू के हवाले कर दिया। फरार हुए शीतोयान को बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ले छांग स्वे राजवंश की राजधानी ताशिंग यानी
आज उत्तर पश्चिमी चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शियान में है, तो वह ताशिंग आ पहुंचा। हर देर रात वह दर्पण का आधा भाग निकालकर अपनी पत्नी के साथ बीते सुनहरे दिनों की याद करता रहता। उसकी पत्नी पूर्व छन राज्य की राजकुमारी ल छांग सुई राज्य के राजवंश के मंत्री यांगसू के भवन में छोटी पत्नी के रूप में अत्यंत सुखी जीवन तो बिताती थी, किंतु उसके मन में पति की याद हमेशा रहती थी। वह भी अक्सर दर्पण का अपना पास वाला आधा भाग निकालकर बीते समय को याद करती रहती। साल के पहले माह की 15वीं तारीख का दिन आखिरकार आ गया। शीदयान ताशिंग शहर के रौनक वाले बाजार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति ऊंचे दाम पर आधा टुकड़ा वाला दर्पण बेचने बैठा था। ऊंचे दाम की वजह से कोई भी आधे दर्पण को खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति बाजार में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। शीदयान आगे बढ़कर वृद्ध से आधा दर्पण खरीदने के बहाने पर उसके पास गया। गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि यह आधा दर्पण उसकी पत्नी का ही था। असल में वह वृद्ध यांगसू भवन का सेवक था। राजकुमारी ल छांग ने अपने पति की तलाश के लिए वह आधा दर्पण उसे बाजार बेचने ले जाने को भेजा था। पत्नी का आधा दर्पण देखकर शीदयान ने एक कविता लिखकर वृद्ध सेवक को वापस राजकुमारी ल छांग को देने के लिए कहा। कविता का भावार्थ इस प्रकार था: दर्पण का आधा हिस्सा तेरे साथ गया, वह जब लौटा पर तुम नहीं पहुंची, नहीं प्रतिबिंबित तेरी छवि दर्पण में, महज रही उसमें रात की चांदनी। अपने पति के पास सुरक्षित आधी भाग का दर्पण और उसकी कविता देखकर राजकुमारी ल छांग बड़े दुख और अवसाद में पड़ गई। वह रोज आंसू बहाती और खाने पीने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यांगसू को जब उसकी असली स्थिति का पता चला तो वह उसके सच्चे प्रेम से बेहद प्रभावित हुआ। उसने शीदयान को अपने मंत्री भवन में बुलाकर राजकुमारी ल छांग को उसे सौंप दिया और दोनों को उनके गृह स्थल वापस जाने दिया। इसके साथ ही यांगसू ने उन दोनों को बहुत सारी धन दौलत भी भेंट की। इस तरह शीदयान और ल छांग का पुनः मिलन हुआ। उनकी यह मनमोहक प्रेम कहानी बाद में चीन में टूटा हुआ दर्पण के पुनः मिलन के नाम से मशहूर हो गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहावत से जुड़ी कहानी जिसका शीर्षक था टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना। इसे चीनी भाषा में फोचिंग छोंगयुआन कहा जाता है। साहित्य रचनाओं में टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना यानी फोचिंग छोंगयुआन नाम के कहावत का प्रयोग आमतौर पर संबंध विच्छेद या विछोह के बाद पति पत्नी का पुनः मिलन को दर्शाने के तौर पर किया जाता है। इसके उल्टे कभी कभार टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना मुश्किल है, यानी चीनी भाषा में फोचिंग नानयुआन का प्रयोग किया जाता है। इसमें नान का अर्थ है मुश्किल और कठिन। इस कहावत का मतलब है कि वस्तुगत कारण से पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं बुद्धि से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है चांग हंग और भूकंप सूचक यंत्र। इसे चीनी भाषा में चांग हंग टी तोंग ये कहा जाता है। इसमें चांग हंग व्यक्ति का नाम है, ह का अर्थ है और, जबकि टी तोंग ई का अर्थ है भूचाल या भूकंप सर्वेक्षण यंत्र। प्राचीन चीन के पूर्वी हान राजवंश यानी 25 से 220 ईस्वी पूर्व तक के काल में राजधानी लुओयांग और उसके नजदीकी स्थानों में अक्सर भूकंप आया करता था। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक 89 से लेकर 140 ईस्वी पूर्व तक के 50 सालों के दौरान इस क्षेत्र में 33 बार भूकंप आ गया था, जिनमें से वर्ष 119 में 2 बार भयंकर भूकंप आए, जिनसे आसपास की 10 से अधिक काउंटियां प्रभावित हुई। बड़ी संख्या में मकान ढह गए,
बड़ी संख्या में लोग और जानवर मारे गए। भूकंप से लोगों में बड़ा भय और हड़बड़ाहट मची। सम्राट को डर था कि कहीं भगवान मानव से गुस्सा तो नहीं, इसलिए उन्होंने प्रजा से और अधिक कर वसूल कर भगवान की पूजा विनती करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। उस समय चीन में एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था चान हंग। चान हंग ने खगोल शास्त्र, पंचांग शास्त्र तथा गणित शास्त्र में गहन अध्ययन किया था और असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की थी। उन्हें भूचाल के बारे में तत्काल चल रहे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उनके विचार में भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके संदर्भ में मानव का ज्ञान अत्यंत कम था। इसलिए चान हंग ने भूकंप का अपना अनुसंधान अधिक बढ़ाया। चान हंग ने हर भूकंप का बारीकी से सर्वेक्षण किया और उसके बारे में विस्तृत लेख लिखे। वैज्ञानिक तरीके से भूकंप की उत्पत्ति के कारणों का विश्लेषण भी किया। वर्षों का अथक प्रयास रंग लाया। वर्ष 132 में उन्होंने चीन और विश्व के पहले भूकंप सर्वेक्षण यंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम रखा गया भूचाल यंत्र। चांग हंग का भूचाल यंत्र पीतल से बनाया गया, जो दिखने में एक गोलाकार हांडी सा लगता था। यंत्र का व्यास करीब 1 मीटर था। यंत्र के भीतर बीच में तांबे का एक स्तंभ और बाहरी अंग पर 8 पतले कान से डंडे जड़े हुए थे। यंत्र के बाहर ऊपरी हिस्से के चारों ओर 8 ड्रैगन की मूर्तियां ढालकर बनाई गई थी। 8 ड्रैगन 8 कान से डंडों से जुड़े थे। उनके सिर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठे हुए थे, जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की 8 दिशाओं में मुख किए हुए थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी सी कांस्य गेंद थी। हर एक के नीचे एक कांस्य मेंढक उकड़ू बैठा हुआ था। उसका माथा ऊपर की ओर उठा हुआ था, मुंह बड़ा सा खुला हुआ था। यदि ड्रैगन के मुंह में से एक छोटी गेंद बाहर निकली तो वह अवश्य मेंढक के मुंह में जा गिरेगी। भूचाल यंत्र के ड्रैगन और मेंढक आकृति में भी बहुत सुंदर और रोचक बनाए गए थे। देखने में मानो दोनों एक दूसरे से क्रीड़ा कर रहे हों। चांग हंग के डिजाइनर के अनुसार अगर किसी दिशा में भूकंप का झटका आया तो भूचाल यंत्र का पतला कान से डंडा उसी दिशा में हिल जाता, जिससे ड्रैगन का मुंह खुल जाता। उसमें से वह छोटी गेंद कांपकर बाहर गिर जाती और नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिर जाती और इसके साथ ठन की ध्वनि भी आती थी, जो लोगों को इस बात की जानकारी देता था कि किस दिशा में भूकंप आया है। 133 ईस्वी पूर्व में लोयांग क्षेत्र में भूकंप आया। इसका झटका चांग हंग के भूचाल यंत्र से सटीक पता चल गया। इसके बाद के 4 सालों में लोयांग में क्रमशः 3 बार भूकंप आए। हर एक का पता भूचाल यंत्र से लगाया गया, कोई चूक नहीं हुई। वर्ष 138 के फरवरी माह के एक दिन चांग हंग ने देखा कि भूचाल यंत्र पर पश्चिम की दिशा में लगे ड्रैगन के मुंह में से छोटी गेंद बाहर निकलकर गिरी, लेकिन किसी को भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। तो चांग हंग के भूचाल यंत्र को शंका की नजर से देखने वाले लोगों का मुंह खुला और उन्होंने भूचाल यंत्र को बेकार कहा। किंतु 3 दिन के बाद लोयांग शहर के पश्चिम में स्थित कांसू प्रांत से एक दूत राजधानी आया। उसने सम्राट को यह रिपोर्ट दी कि वहां भयंकर भूकंप आया था। तभी से सभी लोग मानने लगे कि चांग हंग का भूचाल यंत्र सचमुच एक बेहद सटीक वैज्ञानिक यंत्र था। चांग हंग के इस आविष्कार के बाद चीन उनके भूचाल यंत्र से भूकंप का सर्वेक्षण करने लगा। अभी आपने सुनी पूर्वी हान राजवंश में महान वैज्ञानिक चान हंग और भूचाल यंत्र के बारे में एक कहानी। इसे चीनी भाषा में चांग हंग हो टी तोंग ई कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक और कहानी, जिसका शीर्षक है नानखो का सपना। इसे चीनी भाषा में नानखो ई मंग कहा जाता है। इसमें नानखो एक जगह का नाम है, जबकि ई संख्यावाचक शब्द एक है और मंग का अर्थ है सपना। चीनी भाषा में नानखो का सपना कहावत के रूप में अव्यवहारिक दीवा स्वप्न कहलाता है, जिसके पीछे एक
एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। ईसवी 9वीं शताब्दी में चुन यू फन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे शराब पीना बेहद पसंद था। उसके घर के आंगन में एक विशाल हरा भरा चाइना स्कॉलर का वृक्ष खड़ा था। गर्मियों की रात चांदनी वृक्ष के पत्तों से छटती थी। रात को पवन चलती और वृक्ष घर वालों को गर्मी से बचाते हुए शीतल छाया देता था। चुन यू फन के जन्मदिन के अवसर पर घर पर बड़ी दावत हुई। बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मित्र बधाई देने आए। खुशी के माहौल में चुन यू फन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। रात को सभी रिश्तेदार और मित्र चले गए तो चुन यू फन शराब के नशे में चूर होकर चाइना स्कॉलर वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में वह सपनों की दुनिया में खो गया। चुन यू फन सपने में यह देख रहा था कि 2 राजकीय दूतों के निमंत्रण पर वह एक विशाल वृक्ष की गुफा में प्रवेश कर चुका है। गुफा के भीतर आकाश बेहद साफ था। धूप सुहावनी, बिल्कुल एक अलग सी दुनिया लगती थी, जिसका नाम था महास्कॉलर वृक्ष राज्य। उस समय इसकी राजधानी में अफसरों के चुनाव के लिए परीक्षा चल रही थी, तो चुन यू फन ने भी अपना नामांकन करवाया। 3 परीक्षाएं चली। तीनों में चुन यू फन ने अच्छे लेख लिखकर ऊंचे अंक पाए। जब परीक्षा का अंतिम परिणाम निकला तो उसका स्थान पहला था। लिखित परीक्षा के बाद राजा के सामने मौखिक परीक्षा भी चली। राजा ने देखा कि चुन यू फन शक्ल सूरत में बेहद सुंदर था और बेहद प्रतिभाशाली भी, तो बहुत पसंद आया। राजा ने चुन यू फन को अफसरों के चुनाव की परीक्षा में अव्वल दर्जे का चुना और अपनी पुत्री राजकुमारी की उससे शादी करवाई। इस तरह चुन यू फन का नाम राजधानी में बेहद मशहूर हो गया। शादी के बाद पति पत्नी का विवाहित जीवन बेहद सुखमय रहा। कुछ समय बाद राजा ने चुन यू फन को नानखे शहर के महापौर के पद पर नियुक्त किया। चुन यू फन बड़ी मेहनत से काम करता रहा, अपनी प्रजा को प्यार करता था और साफ सुथरा प्रशासन चलाता था, इसलिए स्थानीय निवासियों में उसकी अच्छी साख थी। शीघ्र ही 30 साल बीते। चुन यू फन का प्रशासनिक कार्य देश भर में प्रसिद्ध हो गया और उसके भी 5 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्मी और जीवन बड़ा सुखी चल रहा था। राजा ने कई बार उसे शाही दरबार में पदोन्नति के लिए बुलाना चाहा, लेकिन स्थानीय निवासियों ने उसे नानखे में प्रशासन जारी रखने के लिए रोक दिया। स्थानीय निवासियों का प्यार और समर्थन देखकर चुन यू फन को नानखे में रुकना पड़ा। राजा ने उसके योगदान की प्रशस्ति में बड़ी राशि में धन दौलत दी। फिर एक दिन शानलुओ राज्य की सेना ने महास्कॉलर वृक्ष राज्य पर हमला बोला। महास्कॉलर वृक्ष राज्य के सेनापतियों को राजा की आज्ञा पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भेजा गया, लेकिन उन सभी को दुश्मन सेना से हार खानी पड़ी। पराजय की खबर राजधानी तक पहुंचने के बाद राजा बेहद घबरा गया। उसने आपात तौर पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। अपनी सेना की भारी हार और दुश्मन सेना के राजधानी के नजदीक आने की खबर सुनकर सभी मंत्रियों और अधिकारियों के मुंह का रंग उड़ गया। उनके दिमाग से कोई भी विचार नहीं निकला। राजा को मंत्रियों की इस हालत पर बेहद गुस्सा आया। उसने कहा, तुम लोग शांति के समय बड़ा आराम करते थे और दुनिया का सुख भोग कर चुके थे, लेकिन जब देश पर कहर आया तो तुम सभी लोगों के मुंह सील हो गए और बड़े डरपोक निकले तुम लोग। तुम लोगों के क्या काम आ सकते हो? इसी मौके पर वजीर को नानखे के प्रशासन में असाधारण योग्यता वाले चुन यू फन की याद आई, तो उसने राजा से चुन यू फन की सिफारिश की। राजा ने तुरंत आज्ञा देकर चुन यू फन को राज्य सेना का सेनापति नियुक्त कर युद्ध के मोर्चे पर भेजा। राजा की आज्ञा पाकर चुन यू फन फौरन सेना लेकर दुश्मनी सेना का मुकाबला करने गया, लेकिन उसे रणनीति और युद्ध कला का ज्ञान नहीं था, इसलिए दुश्मन सेना से युद्ध चलते ही उसे भारी हार झेलनी पड़ी।
उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। वह भी युद्धबंदी बनने से बाल बाल बचा। राजा को शिन्युफन से बड़ी निराशा हुई और उसने उसे सभी पदों से खारिज कर दिया और उसे एक मामूली व्यक्ति के रूप में घर वापस लौटाया। अपनी जिंदगी भर की ऊंची साख नष्ट होने पर शिन्युफन को असहनीय लज्जा और रोष आया। वह ऊंची आवाज में चीखा। इसी वजह से उसका सपना भी टूट पड़ा और वह जाग उठा। सपने से जागने के बाद शिन्युफन ने अपने सपने में देखी चीजों का पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि उस विशाल चाइना स्कॉलर वृक्ष के नीचे चींटियों का एक बड़ा गड्ढा था। उसमें चींटियों का झुंड रहता था। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी नानखो का सपना शीर्षक कहानी। इसे चीनी भाषा में नानखो ईमंग कहा जाता है। कहानी प्रकाशित होने के बाद नानखो का सपना वाली कहावत भी चीन में बेहद मशहूर हो गई। यह दर्शाता है कि जीवन निराकार होता है और समृद्धि और बल अधिकार क्षणिक होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी जो बुद्धिमानी से जुड़ी है और जिसका शीर्षक है मोची की नगर प्रतिरक्षा। इसे चीनी भाषा में मो शौ छांगक्वे कहा जाता है। इसमें मो प्राचीन युद्धरत काल में मशहूर दार्शनिक मोची का नाम है। उनके सम्मान में लोग उन्हें मोची पुकारते हैं। दूसरे शब्द शौ का अर्थ है नगर की रक्षा करना। तीसरा शब्द छांग का अर्थ है बनना और चौथा शब्द क्वे का अर्थ है नियम। चीन की युद्धरत राज्यकाल यानी 475 से 221 ईस्वी तक के समय में मोची एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसका नाम मोती था। लोग उनके सम्मान में उन्हें मोची कहते हैं। प्राचीन काल में किसी असाधारण विद्वान के सम्मान में आमतौर पर च का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि कन्फ्यूशियस को खुंगचे, ताओ धर्म के संस्थापक लाओ त्से इत्यादि। मोची का जन्म ईसा पूर्व वर्ष 476 में सोंग राज्य में हुआ और इसी पूर्व साल 390 उसका देहांत हो गया। उस जमाने में चीन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन हुआ करता था, जिनमें से छू एक बड़ा राज्य था और सोंग छोटा। कुंग शू पान नाम का एक शिल्पकार उस समय बेहद मशहूर था। उसने छू राज्य के लिए शहरी दीवार पर चढ़ाई करने में उपयोगी शस्त्र का आविष्कार किया। नाम रखा गया था बादल सीढ़ी। लकड़ी से बनी इस प्रकार की सीढ़ी बेहद ऊंची और विशाल थी। दुश्मन के शहर की दीवार और दरवाजे पर चढ़ाई करने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र साबित हुआ था। बादल सीढ़ी के सफल निर्माण के बाद छू राज्य अपने से छोटे वाले सोंग राज्य पर हमला बोलने की तैयारी में था। खबर पाने के बाद मोची 10 दिन और 10 रात का सफर तय कर छू राज्य की राजधानी पहुंचा और वह इस युद्ध को रोकने के लिए कुंग शू पान से मिलना चाहता था। जब कुंग शू पान से वह मिला तो उसने कहा, उत्तरी भारत में एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। मैं आपकी मदद से उसे मार डालना चाहता हूँ। मोची की यह बात सुनकर कुंग शू पान बेहद नाखुश हुआ और कुछ नहीं बोला। मोची ने फिर कहा, उस आदमी की हत्या करने के बदले में मैं आपको ढेर सारा धन दे सकता हूँ। कुंग शू पान ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक नेक व्यक्ति हूँ, पैसे के लिए दूसरों को जान से नहीं मारना जानता हूँ। तब मोची ने कहा, छू राज्य एक बड़ा राज्य है। उसकी जनसंख्या ज्यादा तो नहीं है पर भूमि विशाल है, लेकिन अब वह एक छोटे कमजोर सोंग राज्य पर आक्रमण करने को तैयार हो गया है। यह अन्यायपूर्ण युद्ध होगा। आप तो कहते हैं कि आप मानव की हत्या नहीं करना चाहते, पर जब युद्ध छिड़ेगा तो बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग आपके नई तरह के शस्त्र से मारे जाएंगे। तो इसमें और खुद आपके हाथों से कत्लेआम किए जाने में क्या फर्क है? कुंग शू पान के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। उसने वाद विवाद को टालते हुए कहा, सोंग राज्य पर आक्रमण करने का फैसला छू राज्य ने लिया था। इस तरह मोची और कुंग शू पान दोनों छू राजा के पास गए।
छू राजा से मिलने के बाद मोच ने सर्वप्रथम राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दें। मोच ने कहा, अब कोई अपनी सुंदर गाड़ी छोड़कर पड़ोसी की खस्ताहाल गाड़ी तथा अपने सुंदर वस्त्र छोड़कर पड़ोसी के फटे पुराने वस्त्रों की चोरी करना चाहता है, क्या ऐसा आदमी ठीक है? मोच के जाल में फंसकर छू राजा तुरंत बोला, वह जरूर चोरी करने का आदी हो चुका है। बस इसी मौके का लाभ उठाकर मोच ने कहा, छू राज्य की विशाल भूमि है और सोंग राज्य बेहद छोटा है। दोनों की तुलना सुंदर गाड़ी और खराब गाड़ी से होती है। छू राज्य में प्रचुर संसाधन है, सोंग राज्य बेहद गरीब है। वे भी सुंदर कपड़े और फटे पुराने कपड़ों के तुल्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब छू राज्य सोंग राज्य पर हमला कर रहा है तो वह उस चोर जैसा बन जाएगा। इसका जवाब देने के लिए छू राजा के पास एक भी शब्द नहीं रहा, लेकिन उसने बड़े अहंकार के साथ कहा, आपने ठीक कहा है, किंतु कुंग शुपान ने मेरे लिए शक्तिशाली बादल सीढ़ी बनाई है। मैं अवश्य सोंग राज्य पर धावा बोलूंगा। इसे सुनकर मोच ने बड़े शांत भाव में कहा, असल में वह बादल सीढ़ी भी कोई अभेद्य अस्त्र नहीं है। मैं कुंग शुपान से मिसाल के तौर पर वार प्रतिवार कर दिखा सकता हूँ। मोच का सुझाव मानकर छू राजा ने दोनों के लिए युद्ध साधनों के नमूने तैयार किए, जिनमें शहरी दीवार, प्रतिरक्षा के अस्त्र, बादल सीढ़ी और हमले के साधन शामिल थे। दोनों के बीच मिसाल के तौर पर युद्ध हुआ। कुंग शुपान ने हर तरह के अस्त्रों और तरीकों से सोंग राज्य की शहरी दीवार पर चढ़ाई करने की कोशिश की और मोच की प्रतिरक्षा के सामने विफल हो गई। अंत में जब कुंग शुपान के सभी शस्त्र खत्म हो गए, तभी शहर की रक्षा के लिए मोच के पास कुछ साधन और बचे थे। कुंग शुपान ने अपनी हार नहीं मानी। उसने मोच से कहा, मेरे पास आपका सामना करने का तरीका है, पर मैं नहीं बताऊंगा। मोच ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से आपका मुकाबला किया जा सकता है। मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ। छू राजा ने मोच से उनकी बातचीत का मतलब पूछा तो मोच ने जवाब देते हुए कहा, कुंग शुपान का मकसद मुझे मारकर खत्म कर देना है। वह सोचते हैं कि मुझे मारने के बाद सोंग राज्य में छू राज्य का आक्रमण रोकने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, किंतु वे नहीं जानते कि मैंने अपने इन सभी तरीकों को अपने शिष्यों को भी सिखाया है। मेरी हत्या की गई तो भी सोंग राज्य के शहरी दरवाजे को नहीं तोड़ा जा सकता। इस बात का पता चलने पर छू राज्य के पास कोई चारा नहीं रहा। उसने विवश होकर कहा, मैंने सोंग राज्य पर हमला न करने का निश्चय किया है। इस तरह मोच ने अपनी बुद्धिमता और हिम्मत के बल पर सोंग राज्य को युद्ध के संकट से बचाया। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी बुद्धिमानी से जुड़ी एक और कहानी, जिसका शीर्षक था मोच की नगर प्रतिरक्षा। इसे चीनी भाषा में मो शाओ छंगकुई कहा जाता है। मोच की यह कहानी से एक कहावत बन गई है, लेकिन इसके अर्थ में कुछ बदलाव आया है। पुरानी घिसी पिटी लीक पर चलने और रूढ़िवाद से चिपके रहने के दौरान इस शब्द मो शाओ छंगकुई का प्रयोग किया जाता है। अर्थ अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन मोच वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम बस यहीं तक। नमस्कार, बाय बाय, जय सियान।